नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने इस वीडियो से पूर्व वैदिक काल के बारे में काफ़ी समानता और असमानता ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जाना था। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता में से एक मानी जाती है। वैदिक काल में हम देखते हैं कि कई तरह के परिवर्तन ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हुए हैं। ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में इसके पूर्व के वीडियो में हमने बता दिया है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था में भी कई तरह के परिवर्तन हुए थे। हम देखें तो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह उच्च कोटि का था। उस समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और वहाँ की जो उस युग की स्त्रियां थीं वह ऋग्वैदिक मंत्रों के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दी थी। ऋग्वैदिक काल की महिलाओं का बहुत अधिक सम्मान था। एक ऋग्वेद के सूक्त के अनुसार मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा की चक्की चलाती है। हम नाना कर्मों वाले लोग एक साथ रहते हैं। कर्म प्रधान समाज की जो आधारशिला थी वह ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। वहीं उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गया। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण हो गए। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में हमेशा लगे रहते थे। यह वर्ग अनुत्पादी था, अर्थात किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करता था, लेकिन समाज में अपनी श्रेष्ठता को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष जारी था और दोनों किसी बिंदु पर पहुंचकर आपस में स्वार्थवश समझौता कर लेते थे। तीसरा वर्ग वैश्य समुदाय था, जिसे बलि, भाग आदि के रूप में कर प्रदान करना पड़ता था। वह कृषि कार्य ही नहीं करता था बल्कि सैनिक कार्य में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सबसे जो निम्न कोटि का वर्ग का इतिहासकारों ने वर्णन किया वह शूद्र जाति का था। उसे वेद सुनने और उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैत्रायणी संहिता के अनुसार नारी को पाशा और सुरा के समान तीसरा दुर्गुण माना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुख का कारण ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार बताया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक स्थिति ऋग्वैदिक काल के अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की काफ़ी दयनीय होती चली गई, शूद्रों की स्थिति दयनीय होती चली गई और समाज वर्णों में विभाजित हो गया। अगर हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थितियों का भी विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि धार्मिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल में पूजा पद्धति का जो प्रचलन था वह यज्ञ वगैरह किए जाते थे और विजय और शक्ति की उपासना हेतु जो है कार्य किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और तप को जो है महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यज्ञ में बलि प्रथा होना प्रारंभ हो गया। राजसूय यज्ञ में 1,24,000 गायों को दान
देने का प्रचलन देखने को मिला है। आगे चल कर के हम देखते हैं आरण्यक और उपनिषद ने यज्ञ और तप की जगह ज्ञान को मोक्ष का साधन मानने लगे और ज्ञान ही जो है वह महत्वपूर्ण होने लगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति था वह किस तरह का था, किस तरह का परिवर्तन हुआ और सामाजिक दशा लोग की किस तरह की थी। धन्यवाद दोस्तों।